Hi students, once again I welcome to all of you in the next lecture of chromatography. Students, पिछले कई लेक्चर से अपन क्रोमेटोग्राफी के बारे में पढ़ रहे हैं। प्रीवियस लेक्चर्स में मैं आपको बता चुकी हूँ कि क्रोमेटोग्राफी क्या होती है, इसकी टेक्निक्स क्या होती है, इसके प्रिंसिपल इसमें क्या क्या आते हैं और इनकी कौन कौन सी थ्योरी है। अब हम जो भी हमने पिछले लेक्चर्स में पढ़ा है उनको हम वन बाय वन डिफरेंट क्रोमेटोग्राफी के ऊपर अप्लाई करेंगे। दैट इज हर क्रोमेटोग्राफी के लिए कौन सा प्रिंसिपल होता है या जो हम प्रिंसिपल अभी तक पढ़ के चुके हैं वो प्रिंसिपल्स क्रोमेटोग्राफी पे किस तरीके से अप्लाई होते हैं और थ्योरीज जो हम पढ़ चुके हैं थ्योरीज वो कैसे अप्लाई होती हैं वो हम सब पढ़ेंगे। तो आज हम सबसे पहले शुरू करते हैं पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी। ठीक है, पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी नाम से ही लग रहा है कि पार्टीशन होता है उनके बीच में। देखिए बेसिकली मैं आपको बता चुकी हूँ क्रोमेटोग्राफी क्या चीज है। बेसिकली इट इज एन सेपरेशन टेक्निक विच कैन ऑल्सो बी यूज टू प्यूरिफाई द सब्सटेंसेस। ठीक है, तो partition chromatography is a technique in which mixture of substances are separated by means of partition between a moving solvent and a stationary liquid which is held on a suitable support। भाई अब अपन क्या करते हैं, जो क्रोमेटोग्राफी होती है क्रोमेटोग्राफी में हम हमेशा क्या कहते हैं, एक मोबाइल फेज होता है और एक स्टेशनरी फेज होता है। मोबाइल फेज के थ्रू जब हम सब्सटेंस को स्टेशनरी फेज के ऊपर से गुजारते हैं तब क्या होता है कि जो मोबाइल फेज में जो डिफरेंट कंस्टिट्यूएंट होते हैं उनकी जो एफिनिटी है वो जो स्टेशनरी फेज है उनसे डिफरेंट होती है। यदि स्टेशनरी फेज के प्रति उनकी एफिनिटी ज्यादा है, एडजॉर्शन ज्यादा है, तब उनका मूवमेंट स्लो हो जाएगा। और मोबाइल फेज के प्रति यदि उनका एडजॉर्शन ज्यादा है तब क्या होगा, वो मोबाइल फेज के साथ निकल जाएंगे। तो पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी बेसिकली क्या है, एडजॉर्शन क्रोमेटोग्राफी ही है। ठीक है, बस इसमें क्या होता है, जो एब्जॉर्बेंट होता है, डिफरेंस क्या है इसमें एडजॉर्शन और पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी में, कि इसमें जो एब्जॉर्बेंट होता है वो सिलिका या सिलिका जेल या सेलुलोज पाउडर से रिप्लेस हो जाता है, जो कि क्या करते हैं, वाटर मॉलिक्यूल के साथ कॉम्प्लेक्स बनाते हैं। तो अंतर क्या है कि पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी में सिलिका जेल या सेलुलोज लिया जाता है। पहले सिलिका जेल लिया जाता है, आज करंट समय में हम लोग सेलुलोज ज्यादा लेते हैं, जो कि क्या करता है, वाटर मॉलिक्यूल के साथ एक कॉम्प्लेक्स बना लेता है। ठीक है, तो हम क्या कहते हैं कि इट इज एन technique in which substances are separated by means of a partition between a moving solvent and a stationary liquid which is held on a suitable support। यानी कि एक कोई सॉलिड सपोर्ट होता है जिस ये इस पर कोई एक लिक्विड की अपन परत चढ़ा देते हैं। ठीक है, और इसलिए इसको अपन क्या कहते हैं, लिक्विड लिक्विड क्रोमेटोग्राफी भी कहते हैं। ठीक है, अब हम क्या करते हैं कि यदि इसमें जो मोबाइल फेज है यदि वो लिक्विड है तो उसको अपन लिक्विड लिक्विड कह लेते हैं, और यदि गैस है तो फिर उसको हम क्या कह देते हैं, गैस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी कहते हैं। ठीक है, अब जो हम ये कहते हैं कि जो लिक्विड लिक्विड सेपरेशन है, क्योंकि इसमें क्या है, दोनों फेज लिक्विड है, मोबाइल और स्टेशनरी फेज दोनों कैसे लिक्विड है। तो यदि लिक्विड लिक्विड सेपरेशन जो है, जो कि किस में हो रहे हैं, सेलुलोज या सिलिका जेल के थ्रू ये सेपरेट हो रहे हैं, वो यदि थिन शीट के फॉर्म में है तो उसको अपन पेपर क्रोमेटोग्राफी कह देते हैं। यदि थिन लेयर के रूप में है तो अपन उसको थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी कह देते हैं, और यदि कॉलम के रूप में पैक्ड है तो उसको हम क्या कहते हैं, पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी। ठीक है, तो कहने का मतलब है पेपर क्रोमेटोग्राफी, थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी
और पार्टीशन कॉलम क्रोमेटोग्राफी, ये सब क्या है, पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी की ही डिफरेंट कह सकते हैं टाइप्स हैं। बस उसमें क्या है कि जो सेलुलोज या जो सिलिका जो आप यूज कर रहे हैं वो थिन शीट के रूप में है या थिन लेयर के रूप में है या कॉलम के रूप में है, ठीक है। और हर केस में जो है वाटर की सिस्टम कैसा है, सपोर्टिंग सिस्टम है, सॉलिड सिस्टम है, ठीक है। मीडियम है जो है वो कैसा है, वाटर है। अब देखिए यहाँ पे बहुत सारे अपन ले लाए ये सॉल्वेंट सिस्टम फॉर पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी। अब इसमें देख लीजिए आपका स्टेशनरी फेज और मोबाइल फेज अलग अलग है। यदि स्टेज नॉर्मल पार्टीशन में तो क्या होता है, स्टेशनरी फेज यदि वाटर है तो मोबाइल फेज क्या होगा, अल्कोहल होगा, ठीक है, या तो नॉर्मल अल्कोहल होगा या आइसोब्यूटेनॉल होगा। यदि आपका स्टेशनरी फेज वाटर प्लस एसिड है, ठीक है, तो क्या होगा, हाइड्रोकार्बन्स होंगे मोबाइल फेज, जैसे बेंजीन और हेक्सेन होगा। यदि आपका देखिए वाटर तो है इस समय, वाटर और बफर सॉल्यूशन है तो आपका मोबाइल फेज क्या होगा, क्लोरोफॉर्म होगा। यदि अल्कोहल है तो आपका मोबाइल फेज कौन सा होगा, इथिलीन और मोनोइथाइल ईथर या ग्लाइकॉल, ठीक है। यदि ग्लाइकॉल आपका स्टेशनरी फेज है तो आपका मोबाइल फेज कौन सा होगा, पिरिडीन होगा। मतलब आपस में ये इंटरेक्ट नहीं करने चाहिए, ठीक है। मोबाइल फेज और स्टेशनरी फेज क्योंकि इनमें दोनों ही लिक्विड है, यदि इंटरेक्ट कर जाएंगे तो आपका सेपरेशन नहीं होगा। तो आपका स्टेशनरी फेज कौन सा होना चाहिए, जो कि मोबाइल फेज से रिएक्शन नहीं करे। और यदि रिवर्स फेज पार्टीशन है तो देखिए इसका जस्ट उल्टा हो रहा है। यदि आपका नॉर्मल ब्यूटेनॉल इसमें आपका वो है स्टेशनरी फेज, तो आपका फिर मोबाइल फेज क्या होगा, वाटर, ठीक है। क्लोरोफॉर्म है तो वाटर प्लस बफर होगा। क्लोरोसाइलेंस है तो वाटर प्लस अल्कोहल होगा। पैराफिन है तो फॉर्मल्डिहाइड और फॉर्मेमाइड और ग्लाइकोल होगा। कहने का मतलब ये है कि आपके पास यदि दो लिक्विड फेस है तो लिक्विड फेस कभी भी स्टेशनरी फेज से इंटरेक्ट नहीं करने चाहिए, ठीक है। अब आपका देखिए ये अपन ने क्या है, यदि अपन सॉल्वेंट्स को जो है इनकी इल्यूटिंग पावर के इंक्रीजिंग ऑर्डर में रखे हैं तो ये इस तरीके के इस तरीके से अरेंज होंगी। सबसे कम इल्यूटिंग पावर पेट्रोलियम की होगी, उससे ज्यादा साइक्लोहेक्सेन की, और सबसे ज्यादा किसकी होगी, इनऑर्गेनिक बेसिस की होती है। ये आपके डिफरेंट जो है इल्यूटिंग जो सॉल्वेंट्स हैं उनको अपन ने रखे, यानी कि जो मोबाइल फेस है, ठीक है। तो इसमें क्या है देखिए अपन अधिकतर क्या लेते हैं, अल्कोहल ले लेते हैं, वाटर ले लेते हैं, ईथर ले लेते हैं। तो लाइट पेट्रोलियम बहुत कम लिया जाएगा, साइक्लोहेक्सेन बहुत कम लिया जाएगा, कार्बन टेट्राक्लोराइड बहुत कम लिया जाएगा। बेस्ट कौन सा था, जो इनके मिडिल में आ रहे हैं। तो अब अपन क्या कह सकते हैं कि जो पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी है वो क्या है, लिक्विड लिक्विड पार्टीशन है मेनली, और इट इज डेवलप्ड बाय मार्टिन एंड सिंच। It is based on the different distribution of substance between two immiscible liquids, one of which is mobile phase and the other is the stationary phase, ठीक है। Organic solvents are most often used as the mobile phase and water on an inner support as the stationary phase। मतलब क्या है कि आपका जो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट जो है वो तो आपको किसके फॉर्म में लिए जाते हैं, हमेशा मोबाइल फेज में लिए जाते हैं, और जो वाटर जो है वो स्टेशनरी फेज के ऊपर एक मीडियम की तरह कार्य करता है, ठीक है। और इसमें क्या है, अब अपन क्या कहेंगे कि जो सपोर्ट अपन कह रहे हैं कि वाटर जो है सपोर्ट की तरह काम करता है। क्यों, क्योंकि जो इसका जो सपोर्ट जो होता है उसका काम क्या होता है, दे मस्ट हैव ए लार्ज कैपेसिटी टू होल्ड द स्टेशनरी लिक्विड फेज
and must be inner toward the mobile phase and sample component. ठीक है। और जो इसमें जो नॉर्मल पोर्शन पे जो कॉमन सपोर्टर जो होते हैं उनकी प्रॉपर्टीज क्या होती है, एक तो उनमें पोलर प्रॉपर्टीज होनी चाहिए और उसमें क्या होता है वो रिवर्स फेस जो पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी होती है उसके लिए जो सपोर्टिंग सिस्टम है वो कैसा होना चाहिए, नॉन पोलर होना चाहिए। ठीक है, तो पार्टीशन कॉलम क्रोमेटोग्राफी में तो कैसा होना चाहिए, पोलर होना चाहिए, और रिवर्स फेज में कैसा होना चाहिए, नॉन पोलर होना चाहिए। इन जनरल अपन ये कह सकते हैं कि जो मॉलिक्यूल्स मोबाइल फेज में ज्यादा सॉल्युबल होते हैं वो तो फास्ट जल्दी निकल जाते हैं, फास्ट मूव करते हैं, और जो स्टेशनरी फेज में होते हैं वो बाद में निकलते हैं। ठीक है, तो मोबाइल फेज में जो सॉल्युबल होंगे वो किसके कंपैरिजन में जल्दी निकलेंगे बाहर सिस्टम से, जो कि मोबाइल फेज में कम सॉल्युबल है, या जो स्टेशनरी फेज में ज्यादा सॉल्युबल है वो क्या होगा कि जैसा कि अभी मैंने आपको बताया जिसकी एफिनिटी स्टेशनरी फेज के थ्रू ज्यादा है के प्रति ज्यादा है वो भी धीरे निकलेंगे। पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी में अपन क्या करें, हमेशा दो लिक्विड चूज करे जाते हैं, उनमें से एक तो स्टेशनरी फेज के रूप में काम करता है और एक जो है मोबाइल फेज के रूप में काम करता है। ठीक है, अब अपन इसका प्रोसीजर देखते हैं, इसका प्रोसीजर क्या होता है। तो इसमें सबसे पहले अपन क्या कहते हैं कि एक कॉलम बनाते हैं, इस कॉलम में नीचे की तरफ एक ग्लास ट्यूब होती है और इसमें क्या होता है, एक पोरस प्लेट नीचे की तरफ होती है, और इस कॉलम को हम क्या करते हैं, सिलिका जेल से भर देते हैं। ये सिलिका जेल अपन ने जब मार्टिन और सिंज ने शुरुआत की थी तब इन्होंने सिलिका जेल लिया था, लेकिन आज की तारीख में सिलिका जेल के कंपैरिजन में सेल्यूलोज ज्यादा यूज करा जाता है। अब अपन सिलिका को भी ऐसे नहीं भरते कि अपन ने सिलिका को ऐसे ही भर लिया। सबसे पहले अपन क्या करते हैं कि इसको अपन एसिड से और फिर वाटर से वॉश करते हैं, और उसके बाद इसको क्या करते हैं 110 डिग्री सेंटीग्रेड पर ड्राई करते हैं, और इससे क्या होता है कि जिससे इसका ना एक पाउडर के फॉर्म में ये आ जाता है, और उसके बाद इसको अल्कोहल की स्ट्रीमिंग के साथ पास करते हैं। ठीक है, तो सिलिका जेल को अपन ने क्या करा, सिलिका जेल को अपन ने सबसे पहले एसिड से करा रिएक्ट करवाया, उसके बाद इसको वाटर से वॉश किया, वाटर से वॉश करने के बाद इसको 110 डिग्री सेंटीग्रेड पे गर्म करते हैं, उसके बाद उसको क्या करते हैं अल्कोहल के साथ मिला के इसकी स्टीम दी जाती है। फॉर एग्जाम्पल, यदि हमारे पास कोई ऑर्गेनिक एसिड है और हमें इसको क्या करना है, इसको इसके सब्स्टिट्यूएंट में सेपरेट करना है, तो हम क्या करते हैं, जो सिलिका जेल है इसको हम सबसे पहले मिथाइल अल्कोहल से सैचुरेट करते हैं, उसके बाद हम क्या करते हैं इसको कॉलम में कैसे पास करते हैं, इसको पेट्रोलियम ईथर की स्लरी के साथ पास करते हैं। ठीक है, और उसके बाद इस पाउडर को सेटल होने देते हैं, और उसके बाद क्या करते हैं एक फिल्टर पेपर जो है उसको हम कॉलम के एंड पे लगा देते हैं, जिससे कि हमें सेपरेशन को हम देख सकें, ऑब्जर्व कर सकें। ठीक है, अब आप देखते हैं ये तो हमारा प्रोसीजर हो गया कि हमने कैसे बनाया। अब हमारा आता है इसकी थ्योरी क्या है। तो पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी जो है बेसिकली वो किसके ऊपर डिपेंड करती है, ये डिपेंड करती है प्लेट थ्योरी के ऊपर। प्लेट थ्योरी में आपको प्रीवियसली पहले समझा चुकी हूँ जबकि अपन ने थ्योरी ऑफ क्रोमेटोग्राफी पढ़ी थी। ठीक है, प्लेट थ्योरी में होता क्या है कि प्लेट थ्योरी में हम क्या देखते हैं, मैंने आपको कॉलम का डायग्राम बना के बताया था कि हम इस कॉलम में ये मानते हैं कि कॉलम में ऊपर से लेके नीचे तक की तरफ बहुत सारी प्लेट्स होती हैं, और हर प्लेट में जो आपका मिक्सचर होता है वो मोबाइल फेस्ड होता है और स्टेशनरी फेस
पहली बात तो मोबाइल फेस अपने आप को हर प्लेट में जो आपका कॉलम होता है वो बहुत सारी प्लेट में डिस्ट्रीब्यूट होता है, और हर प्लेट पे मोबाइल और स्टेशनरी फेस दोनों होते हैं, और सॉलिड जो होता है हर प्लेट के मोबाइल और स्टेशनरी फेस के बीच में अपने आप को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करता है। ठीक है, तो हमने यहाँ पे देखिए वो है कि कॉलम कैन बी डिवाइडेड इनटू अ नंबर ऑफ प्लेट्स वेयर परफेक्ट इक्विलिब्रियम इज एज्यूम्ड इन ईच प्लेट फॉर मोबाइल एंड स्टेशनरी फेस। ये आपको डायग्राम बना के मैंने बताया था। ठीक है, हर प्लेट पे स्टेशनरी और मोबाइल फेस होगा, और उन स्टेशनरी और मोबाइल के फेस के बीच में हर प्लेट पर सॉल्यूट अपने आप को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करता है। अब हम क्या देखते हैं कि यदि हर प्लेट पे, ठीक है, जो मोबाइल फेज है उसकी वॉल्यूम कितनी, सॉल्यूट की जो वो है वॉल्यूम है वो कितनी है, VH है। ठीक है, हर उस पर, क्योंकि हम क्या मानते हैं कि हर उस पर हर प्लेट पे यूनिफॉर्मली अपने आप को डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है। ठीक है, अब हम क्या कहेंगे, हर प्लेट में हमारा पार्टीशन होता है। ठीक है, तो जो फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट है वो किसके थ्रू दिया जाएगा, VS/VM प्लस KVS। ठीक है, तो हमारा जो फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट है हर प्लेट पर वो किसके थ्रू दिया जा रहा है, इस इक्वेशन के थ्रू दिया जा रहा है, H इज इक्वल टू VS/VM इंटू KVS। K तो हमारा क्या है, यहाँ पे K जो है वो हमारा पार्टीशन कोफिशिएंट है, VS और VM क्या है हमारी, S फॉर स्टेशनरी एंड M फॉर मोबाइल। तो VM एंड VS आर द क्या है, वॉल्यूम ऑफ टू फेसेस। ठीक है, VM मोबाइल फेस में वॉल्यूम है, और VS है स्टेशनरी फेस में वॉल्यूम है किसकी, सॉल्यूट की। ठीक है, और H क्या है, हमारी थिकनेस ऑफ द प्लेट, जो कि हम क्या कह रहे हैं, हर प्लेट में हमारा, बहुत सारी प्लेट में हमारा वो डिस्ट्रीब्यूटेड है कॉलम। अब जो हमारा इसका नीचे वाला पार्ट है दैट इज H इज इक्वल टू, हमने क्या बताया, VM/VM प्लस KVS, तो वो हमारा कहलाता है VH। ठीक है, डिनोमिनेटर जो है वो हमारा वो क्या कहलाएगा, इफेक्टिव प्लेट वॉल्यूम। तो डिनोमिनेटर हमारा इसमें क्या था, VM प्लस KVS, दैट इज दिस विल बी इक्वल टू VH, और हम क्या कह सकते हैं, this will be equal to effective plate volume will be equal to H into AM plus KAS। तो AM और AS क्या है, क्रॉस सेक्शनल एरिया है, या V नहीं लेके हम क्या कर रहे हैं, V की जगह यदि हम इनका क्रॉस सेक्शनल एरिया लेते हैं, तो क्रॉस किसका, प्लेट्स का। ठीक है, तो क्रॉस सेक्शनल एरिया यदि हम लेंगे तो हमारी जो इफेक्टिव प्लेट की जो वॉल्यूम होगी वो हमारी किस किस के बराबर होगी, H क्या है, हमारी थिकनेस ऑफ प्लेट इंटू AM प्लस KAS। ठीक है, AM और AS क्या है, क्रॉस सेक्शनल एरिया, और K हमारा पार्टीशन कोएफिशिएंट है। ठीक है, अब देखिए क्रोमेटोग्राफिक कॉलम में जब हम कहते हैं कि प्लेट हो गई, और उस प्लेट में हम क्या कहते हैं, हर प्लेट में सॉलिड ऊपर से नीचे की तरफ आता है, अपने आप को हर प्लेट पे स्टेशनरी और मोबाइल फेस के बीच में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करता हुआ। तो हम क्या कहें, मूवमेंट ऑफ सॉल्यूट इन क्रोमेटोग्राफिक कॉलम बता चुकी हूँ। सबसे पहले तो हमने क्या करा, जो फर्स्ट प्लेट है दैट इज R इज इक्वल टू 0, उस पर हमने सैंपल को डाला। ठीक है, तो हमारी जो बहुत छोटी वॉल्यूम है वो हमारी किस पे आ जाएगी, टॉप ऑफ द कॉलम पे आ जाएगी, और उसके बाद क्या होगा कि हमारी जो इक्विवेलेंट वॉल्यूम जो है वो प्लेट A0 से किस पे आ जाएगी, प्लेट 1 पे आ जाएगी, फिर प्लेट 1 से प्लेट 2 पे आ जाएगी, और सो ऑन। यही हम कह रहे हैं, प्लेट थ्योरी में अपन ने यही पढ़ा था कि यदि हमारे पास 80 mg हमारे पास सॉल्यूशन है, 40 mg उसने क्या करा, अपने आप को 40 उसने अपने आप को मोबाइल और स्टेशनरी फेज में एक मतलब डिस्ट्रीब्यूट कर लिया। उसके बाद जो मोबाइल फेज था वो सेकंड प्लेट में क्या आएगा, 40, फिर वो अपने आप को डिस्ट्रीब्यूट करेगा, फिर मोबाइल फेज दूसरी प्लेट में आएगा, एंड सो ऑन, ऐसे चलता जाएगा। अब हर प्लेट से जैसे ही अब 0 से 1 में आए, ठीक है, तो ओरिजिनली जो हमारा जो था 0 में,
ओरिजिनली जीरो में हमारा कितना था, डी मतलब फर्स्ट वाली प्लेट में, जीरो प्लेट में डीवी था। अब इसका भी कुछ फ्रैक्शन किस में आएगा, 1 में आएगा। ठीक है, जैसे 80 था, 80 में से उसने क्या करा, 40 तो उसने क्या करा, सबसे फर्स्ट वाली प्लेट में डिस्ट्रीब्यूट कर लिया, 40 स्टेशनरी में और 40 मोबाइल में। मैं आपको बता रही हूँ, जब मैंने प्लेट थ्योरी बताई थी आपको, ये एग्जांपल दिया था, जो 40 आपका mg है वो अब क्या करेगा, मोबाइल फेस के थ्रू दूसरी प्लेट में आ जाएगा। जब दूसरी प्लेट में आएगा तो दूसरी प्लेट में भी स्टेशनरी और लिक्विड दो, स्टेशनरी और मोबाइल दो फेस होंगे, तो वहां अपने आप को 20-20 में करेगा। तो 40 जो आया था उसका जो फ्रैक्शन है वो क्या हुआ इसमें क्या, ठीक है, मतलब 80 यदि हमारा फर्स्ट उसमें था तो उसका जो फ्रैक्शन है वो हमारा किस में गया, सेकंड प्लेट में गया, और थर्ड प्लेट में फिर सेकंड का फ्रैक्शन गया, और फोर्थ प्लेट में फिर थर्ड का फ्रैक्शन गया। ठीक है, अपन क्या कहेंगे, द इंक्रीमेंट पासिंग फ्रॉम प्लेट 0 टू प्लेट 1 कैरीज विद इट द फ्रैक्शन dv अपॉन dm ऑफ द सॉलिड ओरिजिनली कंटेन इन द मोबाइल फेज ऑफ प्लेट O। ठीक है, प्लेट 0, तो प्लेट 0 में हमारा क्या था, प्लेट 0 में हमने क्या, dv हमारा आया। ठीक है, अब dv से भी हमारा क्या आ गया, dv अपॉन dm, उसका भी फ्रैक्शन आ गया, इंटू h आ गया। ठीक है, अब हम क्या कहेंगे, dv अपॉन dm, ठीक है, इंटू h, और h हमने अपने अभी हमने किस किस के बराबर निकाला था, vm अपॉन vm प्लस kbs। ठीक है, ये हम h अपने फर्स्ट इक्वेशन में अपन निकाल चुके हैं प्रीवियस स्लाइड में। अब ये vm और ये vm आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो हमारे पास क्या फिगर आ जाएगी, dv अपॉन vm प्लस kbs, dv अपॉन vm प्लस kbs, ये हमारा किस किस के बराबर होगा, dv अपॉन vh, क्योंकि vm और kbs, ठीक है, अभी हमने ये बताया था आपको कि सॉलिड का जो फ्रैक्शन होता है वो अभी आपने प्रीवियस स्लाइड होता है Vm अपॉन Vm प्लस KBS, और Vm प्लस KBS को अपन क्या कह रहे हैं, VH कह रहे हैं। अब इतना तो आपका क्या हुआ, फर्स्ट प्लेट में आ गया ये, तो जो फर्स्ट प्लेट में तो ये आ गया। अब जो हमारी जीरो वाली प्लेट थी ना, स्टार्टिंग वाली जो प्लेट थी, अब उसमें हमारा कितना फ्रैक्शन बचा, 1 में से ये चीज निखट जाएगी, तो फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट रिमेनिंग इन प्लेट 0, दिस विल बी इक्वल टू 1 माइनस dv अपॉन dh। ठीक है, अब क्या होगा, कि फिर हम सेकंड प्लेट पे जाएंगे, फिर थर्ड पे जाएंगे, तो हर उसमें हमारा फ्रैक्शन रहता जाएगा। तो इन जनरल द फ्रैक्शन इन द वेरियस प्लेट्स आर गिवन बाय दिस इक्वेशन, दैट इज 1 माइनस dv अपॉन dh, ये तो अपना जीरो प्लेट में बचा था, प्लस dv अपॉन dh इंटू रेज टू द पावर n, अपन ने n प्लेट पे देखना। और हम क्या कह सकते हैं, दिस विल बी इक्वल टू फ्रैक्शन ऑफ द वेरियस प्लेट are given by factorial n upon factorial r n minus r factorial, this will be equal to 1 minus dv upon dh, dv plus dv upon dh into r, या r आएगा, आप लोग लिख लीजिएगा। ठीक है, तो f and r क्या है, फ्रैक्शन ऑफ द ओरिजिनल सॉल्यूट इन द प्लेट r आफ्टर n ट्रांसफर, मतलब जीरो से होते 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 हमारी मान लीजिए आर वाली प्लेट पे आ गया, 1 2 3 4, और कितने ट्रांसफर लगे इसमें, n ट्रांसफर लगे, है ना, तो हमारा वो क्या हो जाएगा, एफ एन आर। अब मान लीजिए हमारा नंबर ऑफ ट्रांसफर कितने, 3 हमारे टोटल ट्रांसफर हुए, तो फर्स्ट 4 प्लेट में डिस्ट्रीब्यूशन हमारा कैसा रहेगा, जीरो में तो हमारा इस तरह से 1 माइनस dv अपॉन dh रेज टू द पावर 3। ठीक है, प्लेट 1 में हमारा इतना रहेगा, ठीक है, प्लेट 2 में हमारा इतना रहेगा। ठीक है, फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट हम पढ़ रहे हैं, है ना, मतलब हमने क्या कर, यदि हमारा n इजिकल टू 3 है, नंबर हमारे कितने हैं, 3 है, तो हमारा कितना रहेगा, हर प्लेट फर्स्ट 4 प्लेट में सॉल्यूट का डिस्ट्रीब्यूशन हमारा इस तरीके से रहेगा। ठीक है, और हम क्या कह सकते हैं, इफ n इज लार्ज देन अबव इक्वेशन कैन बी मल्टीप्लाइड बाय दिस।
मतलब आर प्लेट में यदि हमारा एन टाइम पे यदि होता है तो हमारा जो फ्रैक्शन होगा वो कितना होगा, सॉल्यूट का डिस्ट्रीब्यूशन किस तरीके से होगा, ये इस तरीके से हमारा डिस्ट्रीब्यूशन होगा, जिससे कि हम ये निकाल सकते हैं कि लास्ट वाली उसमें जो प्लेट होगी उस पे इतना हमारा सॉल्यूट आएगा। तो फर्स्ट सबसे पहले हमारा कौन सा मिक्सचर निकलेगा, ये फ्रैक्शन निकलेगा। जो हमारा सब्सटेंस का मिक्सचर है उसमें जो सबसे पहले हमारा जो एडिशन होगा वो इसके बराबर होगा। उसके बाद वाली प्लेट में फिर ये फ्रैक्शन होगा, फिर उसे ऐसे करते करते हमारा सारा सॉल्यूशन 1 बाई 1 जितना भी सॉल्वेंट है वो इल्यूट आउट होता जाएगा। फर्स्ट हमारा ये सॉलिड निकलेगा, फिर दूसरा सॉलिड निकलेगा, फिर तीसरा सॉलिड निकलेगा एंड सो ऑन। इस तरीके से हमारा मिक्सचर सेपरेट आउट होता जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा कुछ जनरल इंट्रोडक्शन और प्रोसीजर था। अब इसके एडवांटेज और इसके और लिमिटेशन और जो इसकी डिटेक्शन का मेथड है वो अपन नेक्स्ट टर्न में पढ़ेंगे। टिल देन गुड बाय।